बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी क्लियर एग्जाम की इंडियन पॉलिटी से संबंधित 10,000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रस्तावना से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे तथा उनके बारे में विस्तार से चर्चा भी करेंगे। तो बच्चों, अभी तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इंडियन पॉलिटी से संबंधित ये जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है उसके वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो सकें। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, प्रस्तावना को सर्वप्रथम किस देश ने अपने संविधान में शामिल किया था? तो वह अमेरिका देश था जिसने सर्वप्रथम प्रस्तावना को अपने देश के संविधान में शामिल किया था। इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर है। अमेरिका जो है वह उत्तर अमेरिका महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। और विश्व के दो सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों का ही मुख्यालय अमेरिका में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रस्तावना यानी प्रियम्बल किसे कहा जाता है? इसको कई बार उद्देशिका भी कहते हैं। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना को संविधान की भूमिका कहते हैं। यह संविधान का सार होता है। यदि आप प्रियम्बल को पढ़ेंगे तो आप भारतीय संविधान के संपूर्ण सार को समझ सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं, जैसे कि प्रस्तावना को सर्वप्रथम अमेरिका के द्वारा अपने संविधान में शामिल किया गया था। पहले ही प्रश्न में हमने इस प्रश्न को हल किया था। अमेरिका के बाद विश्व के अन्य देशों ने भी अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया था। इसको संविधान की भूमिका या फिर परिचय पत्र भी कहा जाता है। यदि आप संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो आप भारतीय संविधान के संपूर्ण सार को समझ सकते हैं। प्रस्तावना में संविधान का संपूर्ण सार होता है। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था? तो वह BR अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को कहा था। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इनको आधुनिक मनु भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्न में से किस पर आधारित है? तो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वह उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था और जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है उसमें अधिकतम जो सार है, संदर्भ है, वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ऑप्शन ए सही उत्तर है, उद्देश्य प्रस्ताव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो वर्तमान तक भारत में प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया था। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, इसीलिए 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था और अभी तक केवल एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है और यह संशोधन भारत में आपातकाल के दौरान किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से शब्द प्रस्तावना में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? यानी कि कौन से शब्द हैं जो मूलतः प्रस्तावना में नहीं थे? तो पहला है अखंडता, दूसरा समाजवादी, तीसरा है धर्मनिरपेक्ष। यह तीनों ही शब्द संविधान संशोधन जो 42वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है और प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन किया गया है। वह 42वां संविधान संशोधन था जिसके द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और वह साल था 1976। आंतरिक आपातकाल का समय था। उस समय भारत में प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में अखंडता, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे, यानी यह मूलतः संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे। तो बच्चों, प्रश्नों के बीच में हम जो महत्वपूर्ण तथ्यों का रिवीजन करते हैं या उनका विस्तृत ज्ञान लेते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है कि आप इनको बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको यह भूलेगा नहीं और जो एग्जाम्स में इनसे संबंधित प्रश्न आएगा उसको आप आसानी से हल कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो पिछले प्रश्न में हमने देखा था कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और इसी वजह से प्रतिवर्ष
26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारतीय संविधान से संबंधित जागरूकता को बढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधिकार का स्रोत कौन या क्या है? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में सर्वप्रथम लाइन लिखी हुई है कि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, यानी कि भारत के लोग ही संविधान के अधिकार का स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन का सदस्य कब बना? तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य आज़ादी के पहले ही 1945 में ब्रिटिश काल में बन गया था। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 1945 में बन गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, भारत की संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार से संशोधन किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए है साधारण बहुमत, ऑप्शन बी है विशेष बहुमत, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति के आदेश, ऑप्शन डी है राज्यसभा द्वारा। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है, विशेष बहुमत के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। और बच्चों, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसको भारत के संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और विशेष बहुमत होता क्या है इसके बारे में जानकारी लेंगे, जैसे कि सदन की कुल शक्ति के 50% से अधिक उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत को ही विशेष बहुमत कहा जाता है। और मुख्य रूप से जो अधिकांश संविधान संशोधित विधेयक हैं उनके लिए इसी विशेष बहुमत की संशोधन प्रक्रिया को अपनाया जाता है, यानी विशेष बहुमत से ही संविधान संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना के अनुसार भारत की प्रकृति कैसी है? तो भारत की संविधान की प्रस्तावना में भारत की प्रकृति के बारे में उल्लेख है। और भारत जो है वह एक समाजवादी, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य है। इस तरह से यह तीनों ही प्रकृति संविधान के प्रस्तावना में लिखी हुई हैं, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रस्तावना कहती है भारतीय संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है, उसके साथ साथ भारत की जो प्रकृति है वह एक संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाले देश की है। यानी इन शब्दों को आप याद रखिए और एग्जाम्स में यदि इनसे संबंधित क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से हल कर पाएंगे। संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, गणतांत्रिक और राज्य व्यवस्था, इनमें से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द हैं ये मूलतः संविधान में नहीं थे, इनको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में उल्लेखित संप्रभुता से क्या आशय है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभुता शब्द है, उसको आपका आशय बताना है, उसका क्या आशय है। तो इसका आशय यह है कि भारत जो है वह अपने बाह्य और आंतरिक मामलों में स्वतंत्र है, यानी इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, जैसे कि संप्रभु शब्द का आशय है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है, वह अपने आंतरिक और बाहरी मामलों के निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। और कुछ तथ्य कई बार एग्जाम्स में आए हैं, जैसा कि 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना, लेकिन इससे भारत की ना तो संप्रभुता जाती है और ना ही भारत उसका डोमिनियन हो जाता है। भारत केवल राष्ट्रमंडल का सदस्य है, भारत केवल संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है, यानी भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में निस्तारण के लिए इन दोनों ही संस्थाओं पर निर्भर नहीं है। भारत एक संप्रभु राज्य है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया गया था? तो बच्चों, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वह हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था कि वो उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, और यह जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसको भारत की संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने थे। ऑप्शन सी सही उत्तर है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो भारत की जो संविधान सभा थी जिसका मुख्य उद्देश्य था संविधान का निर्माण करना, तो उसमें संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए सही उत्तर है। और उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया था? तो संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। उसके पश्चात संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी थी। ऑप्शन बी सही उत्तर है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति प्रदान किया था। संविधान सभा का गठन भारत में संविधान के निर्माण के लिए किया गया था और इस संविधान सभा ने भारत के संविधान निर्माण के लिए 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। इस संविधान के निर्माण में 64 लाख रुपए का खर्चा आया था तथा उसके साथ साथ विश्व के लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन करने के पश्चात भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय समाजवाद किस प्रकार का समाजवाद है? तो यदि आप प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो उसमें समाजवाद शब्द जोड़ा गया है और इसको भारत के संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और भारत का जो समाजवाद है वह लोकतांत्रिक समाजवाद है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित समाजवाद के अर्थ के संबंधित। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद, जिसे राज्य आश्रित समाजवाद भी कहा जाता है। जैसे कि साम्यवादी जो समाजवाद है वह चीन में है। साम्यवादी समाजवाद में क्या होता है, उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है और निजी संपत्ति का उन्मूलन कर दिया जाता है। यानी राष्ट्र की संपूर्ण संपत्ति राज्य के नाम पर होती है, निजी संपत्ति किसी की नहीं होती है। लोकतांत्रिक समाजवाद में देखा जाए तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखी जाती है, जहां पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ में मौजूद रहते हैं और उस देश के विकास में साथ मिलकर काम करते हैं। तो यह भारत का जो समाजवाद है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है और एक लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। अगला प्रश्न है, भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की आर्थिक नीति को कब अपनाया गया था? तो भारत में आर्थिक संकट के कारण 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की आर्थिक नीति को अपनाया गया था। उस समय भारत के जो वित्त मंत्री थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और वो भारत में उसके पश्चात लगातार 2 कार्यकाल के लिए भारत के प्रधानमंत्री भी चुने गए थे। उनका कार्यकाल था 2004 से लेकर के 2014 तक। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में जो अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल संविधान में नहीं था? तो ऑप्शन ए है सामाजिक स्वतंत्रता। तो यह मूल संविधान की प्रस्तावना में था। राजनीतिक स्वतंत्रता, यह भी। उसके पश्चात बंधुत्व भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में था, लेकिन धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। हमारे देश में सभी धर्म समान हैं, यानी धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह है कि राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। सभी धर्मों को सरकार का सम्मान और समर्थन प्राप्त होगा। भारत के सरकार के द्वारा इकट्ठा किए गए करों का उपयोग किसी एक धर्म के उत्थान के लिए नहीं किया जाएगा, ना ही किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के उत्थान के लिए कर देने के लिए बाध्य किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में हमने पहले अध्ययन किया था कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह संविधान का परिचय पत्र है और भारतीय संविधान का संपूर्ण सार उसमें उपस्थित है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों ही प्रकार के न्याय का वर्णन है। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से संबंधित देख लेते हैं। पहला, सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? सामाजिक न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव के समान व्यवहार किया जाए। यानी समाज में वर्ग विशेष के लिए विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति होनी चाहिए। आर्थिक न्याय का अर्थ यह है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं होगा। इसमें संपदा, आय व संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। यानी किसी एक व्यक्ति के पास धन यानी संपत्ति का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। राजनीतिक न्याय का अर्थ यह होता है हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। उसी आधार पर भारत में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और भारत में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार लाए गए हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? तो वह देश है स्विट्जरलैंड। यह यूरोप
महाद्वीप का एक देश है जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत में देखा जाए तो भारत में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है, यानी भारत में जनता द्वारा प्रतिनिधियों को संसद में या विधानसभा में भेजा जाता है और इस तरह से भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? पहले ही हमने प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों में देखा था कि भारत के संविधान को लगभग 60 देशों के संविधानों के अवलोकन के पश्चात बनाया गया है। उन्हीं में से बंधुत्व शब्द को फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की अवधारणा को किस देश की क्रांति से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा को प्रस्तावना में शामिल किया गया है और इनका मुख्य उद्देश्य है भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना और इस अवधारणा को रूस की क्रांति से लिया गया है, यानी रूस की क्रांति से यह प्रेरित है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। बच्चों, वीडियो के अंत में हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को दोबारा रिवाइज करेंगे। अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना को सर्वप्रथम अपनाया गया था, उसके पश्चात अन्य देशों ने भी अपने संविधान में प्रस्तावना को अपनाया। प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन किया गया है और वह संशोधन भारत के संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था और इस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को शामिल किया गया था। 26 नवंबर 1949 की तिथि को भारत का संविधान लागू हुआ था। इस तरह से 26 नवंबर जो है वह भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। प्रस्तावना कहती है कि भारत का जो संविधान है वह भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है, यानी कि भारत का जो संविधान है उसकी संपूर्ण शक्ति भारत के लोगों में निहित है। संविधान की प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है, यानी भारत की प्रकृति एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाली है और इसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। संविधान का उद्देश्य है कि न्याय, स्वतंत्रता, समता तथा बंधुत्व की स्थापना किया जाए और इसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था की गई है। बंधुत्व का जो सिद्धांत है उसका मुख्य उद्देश्य है भाईचारे की भावना को लाना। स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान किया जाए। संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की बात कही गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत के समाज में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था और भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है वह इसी उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है और इसके पश्चात उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था को रूस की क्रांति से अपनाया गया है। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। साम्यवादी समाजवाद एक राज्य आश्रित समाजवाद होता है जिसमें राष्ट्र के सभी संसाधनों पर राज्य का अधिकार होता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य तथा धर्म तथा राज्य के संबंध में 3 प्रकार के राज्य होते हैं। पहला राज्य यह है नास्तिक राज्य, वह राज्य जो सभी धर्मों का विरोध करता है। सैद्धांतिक राज्य वह होता है जिसका अपना एक विशेष धर्म होता है, जैसे कि बांग्लादेश और श्रीलंका। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जो धर्म के मामले में तटस्थ रहता है, जैसे कि भारत देश। इस तरह उसका अपना कोई विशेष धर्म नहीं होता है और वह किसी एक विशेष धर्म को। तो बच्चों, आप सभी को यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज से संबंधित जो अगला वीडियो है वह नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो सके। और ये जो इंडियन पॉलिटी से संबंधित 10,000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज है यह आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इसको हल करते हो तथा इसको विस्तार से अध्ययन करते हो तो आपको जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें इंडियन पॉलिटी से संबंधित प्रश्नों को हल करने में बहुत ही आसानी होगी।